नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो हमारी पटवारी एग्जाम की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो उसमें एक नए सब्जेक्ट के साथ हम आज चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कई फैक्ट कवर किए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? भारतीय इतिहास को निम्न भागों में बांटा गया है। जो प्रागैतिहासिक युग, इस काल में लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, लेखन शैली विकसित ही नहीं हुई थी, आदिम युग था। जो दूसरा बी ऑप्शन है, आर्द्र ऐतिहासिक युग, इस काल में लेखन शैली लिपि का विकास तो हुआ था, लेकिन आज तक वो लिपि पढ़ी नहीं गई है। और सिंधु सभ्यता जो थी इसी युग से संबंधित थी, आर्द्र ऐतिहासिक युग से। इस युग में लेखन शैली विकसित हुई, लिखी गई है, लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं गई। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी? आर्द्र ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता मानी जाती है? वो मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। ये जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, उसी के समकालीन ये मेसोपोटामिया सभ्यता भी विकसित हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और ये इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। और ये वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जगह पे है। वर्तमान अब स्थिति कहाँ है हड़प्पा नगर की? पाकिस्तान के मोंटगोमरी, जो भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? तो निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? तो गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं, जौ के भी साक्ष्य मिले हैं, कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों ही खेती हड़प्पावासी करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और जो लोथल की खोज हुई थी वो 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। और ये अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति हड़प्पा कालीन स्थल लोथल की है, तो वो अहमदाबाद गुजरात है। निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो तांबे की मोहरें हड़प्पा में से प्राप्त हुई। हड़प्पा कालीन लोग तांबे से परिचित थे और उसी काल में मोहरें प्राप्त हुई हैं जो तांबे से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात ब्रसम मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है ये? मोहनजोदड़ो से। महत्वपूर्ण शहर है हड़प्पा कालीन का। इसकी खोज 1922 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। और इसके जो खोज करता है रखाल दास बनर्जी हैं। रखाल दास बनर्जी आर.डी. बनर्जी साहब हैं जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चंदूहड़ो है। कौन सा है? चंदूहड़ो है। और ये सिंध पाकिस्तान में है। जो वर्तमान स्थिति है इसकी, सिंध पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? चूँकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जल प्रबंधन एक इसकी प्रथम एक विशेषता थी। यह जल प्रबंधन जो है मोहनजोदड़ो जाना जाता था जल प्रबंधन के लिए। कहाँ जाना जाता था? मोहनजोदड़ो। अभी चर्चा कर लिए, इसकी खोज 1922 में हुई थी, रखालदास बनर्जी ने की थी। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर कौन से थे? कुबर वाला सांड ये भी है, पशुपति शिव की मूर्ति ये भी है, विशाल स्नानागार ये भी है। ये तीनों ही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये आरंभिक वैदिक काल व्यवसाय पर आधारित थी। जो जिसका व्यवसाय होता था उस व्यवसाय के अनुसार उसको वर्ण व्यवस्था में उसी वर्ण में शामिल कर लिया जाता था, या उसी वही वर्ण होता था उसका, उसके व्यवसाय के आधार पर, काम के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा को से संबोधित किया गया है? तो ये सरस्वती से संबोधित किया गया है। किसको किस नदी को संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। और ये क्वेश्चन पिछले बार के एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, वेद जो है कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। कौन कौन से? यज्ञों का नियम, यज्ञ के क्या नियम थे वो उनका, और विधि विधानों का संकलन मिलता है। और इसके जो पुरोहित थे वो क्या कहलाते थे? अधर्वु। इसके जो पुरोहित थे वो क्या कहलाते थे? अधर्वु। इसके पुरोहित अधर्वु कहलाते थे। और इसका जो संकलन है, ये पहला वेद है जिसका संकलन गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। मतलब कविता के रूप में भी मिलता है और रिटन में भी गद्य के रूप में भी मिलता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल या जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और इसके जो पाठ करता है उनको क्या कहा जाता है? उदाता। इनके जो पाठ करता है उनको क्या कहा जाता है? उदाता कहा जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो कौन सा है? वो अथर्ववेद है। वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, वशीकरण, रोग निवारण इत्यादि का वर्णन मिलता है। और राजा परीक्षित का भी वर्णन इसी वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो यह भी हमने चर्चा कर लिया है, ये अथर्ववेद में मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस में से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 6वीं ईसा पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ में। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 महाजनपद। इन महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो अंग महाजनपद की राजधानी थी वो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो ये वत्स की राजधानी थी। कौशाम्बी किसकी? वत्स की। वैशाली वज्जी। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। और श्रावस्ती कौशल। श्रावस्ती किसकी थी? कौशल। तो अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, श्रावस्ती की कौशल और वज्ज की वैशाली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तन कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषिवदेव थे। कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? ऋषिवदेव थे। और इनका जो पहचान चिन्ह था वो था बैल। बैल। जो जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे महावीर। और ये 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो पहचान चिन्ह था वो है सिंह।
तो ये भी याद रखिए कि जैन महावीर किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर के थे। इनकी पहचान चिन्ह सिंह थे। यहाँ पे जो पूछा गया है मैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो वो ऋषभदेव हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। कौन थे? जमाली। नेक्स्ट देख लेते हैं। महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और असत्य कथन, कौन सा असत्य कथन हमने चुनना है। तो महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। दूसरा, महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के थे, ये भी सही है। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ये भी सही है। महावीर की पत्नी यशोधरा, महावीर की पत्नी यशोधरा नहीं थी, यशोदा थी, यशोदा। महावीर की पत्नी कौन थी? यशोदा थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो असत्य कथन हमने चुनना है। बाकी महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, यह सही है। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल से थे, ये भी सही है। और महावीर की पत्नी त्रिशला जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। जैन धर्म की पहली संगीति सभा कहाँ हुई थी, तो जैन धर्म की जो पहली संगीति सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म की पहली संगीति सभा कहाँ हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। किस सन में हुई थी? 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। तो जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी, कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी, कपिलवस्तु। हो सकता है ऑप्शन में ये भी पूछ ले कि कपिलवस्तु लुम्बिनी। और ये नेपाल की तराई में स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। पहले उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और उनको मृत्यु को उनके महापरिनिर्वाण बोला जाता है। जैसे जो प्रथम उपदेश था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, उसी तरह मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, तो 4 आयोजकों का जो सही क्रम है इसमें से डी है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व। तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व। और चौथी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु उस समय शासक थे। दूसरी हुई थी कालाशोक उस समय शासक थे। तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क। ये तीसरी और चौथी कई बार पूछा गया है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ए के 2 बार ए आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये थे बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और इस हर्यक वंश को पितृहंता की भी संज्ञा दी गई है। पितृहंता, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पितृहंता किस वंश को बोला गया है, तो हर्यक वंश को बोला गया है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किस शासक ने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी।
इस तरह से हमने आज के 30 क्वेश्चनों को हल किया है, 30 क्वेश्चनों को देखा है, और जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वीडियो की लिंक अन्य लोगों को भी मिल पाए, और इनके जो बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।